नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद अहम और दिलचस्प विषय पर एक डिटेल्ड मास्टर क्लास शुरू करने जा रहे हैं। विषय है भारत के प्राकृतिक संसाधन और हमारी मृदा पारिस्थितिकी यानी सॉइल इकोलॉजी। ये एक ऐसा विषय है जो हमारे अस्तित्व की एकदम बुनियादी नींव है, लेकिन अक्सर हम इसकी गहराई पर ध्यान नहीं देते। आज हर एक बिंदु को, हर एक तथ्य को बहुत ही बारीकी से और लाइन बाय लाइन समझेंगे ताकि इस विषय से जुड़ी कोई भी जानकारी न छूटे। तो आज का एजेंडा क्या है, चलिए देखते हैं। इसे 6 प्रमुख हिस्सों में बांटा गया है। प्राकृतिक संसाधन और उनके प्रकार, संसाधन नियोजन, मृदा निर्माण की प्रक्रिया, भारत की प्रमुख मिट्टियों का एक एक करके विस्तृत अध्ययन, मृदा अपरदन के कारण और आखिर में इसे बचाने के अचूक उपाय। चलिए पहले भाग से शुरुआत करते हैं, प्राकृतिक संसाधन और उनके प्रकार। यहीं से पूरी कहानी की शुरुआत होती है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर संसाधन या रिसोर्स कहते किसे हैं। प्रकृति में तो हजारों तत्व बिखरे पड़े हैं, लेकिन हर चीज को संसाधन नहीं कहा जा सकता। कोई भी प्राकृतिक तत्व संसाधन तब बनता है जब इंसान अपने विशेष ज्ञान, बौद्धिक क्षमता और तकनीक का इस्तेमाल करके उसे अपनी जरूरत के लायक बनाता है। जरा सोचिए, प्राचीन काल में जमीन के नीचे दबे खनिजों के बारे में कोई नहीं जानता था। तब वे महज पत्थर थे, लेकिन आज उन्नत खनन तकनीक के कारण वे हमारे लिए अत्यंत उपयोगी हैं। संक्षेप में कहें तो संसाधन प्रकृति, मानव और हमारी संस्कृति के बीच होने वाले एक निरंतर इंटरैक्शन का ही नतीजा है। अब अगर स्वामित्व यानी ओनरशिप की बात करें तो संसाधनों को मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांटा जाता है। इस टेबल को देखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, जिस पर किसी एक व्यक्ति या परिवार का अधिकार होता है, जैसे किसी की निजी जमीन या मकान। दूसरा है राष्ट्रीय संसाधन, जो किसी देश या क्षेत्र की संपत्ति होती है, जैसे हमारी सेना या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। और तीसरा है वैश्विक संसाधन, जिसमें दुनिया की वो सभी संपत्तियां आती हैं जिनका उपयोग संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए किया जाता है, यानी जिन पर पूरी दुनिया का साझा हक होता है। इसी तरह वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर भी एक वर्गीकरण है जिसे समझना बहुत जरूरी है। कुछ संसाधन सार्वभौमिक होते हैं जो हर जगह उपलब्ध हैं, जैसे वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन। कुछ सामान्यतः सुलभ हैं जो आसानी से मिल जाते हैं, जैसे मिट्टी या पानी। लेकिन असली चुनौती शुरू होती है विरल या दुर्लभ संसाधनों से, जैसे कोयला, तांबा और सोना, जो केवल कुछ ही स्थानों पर सीमित मात्रा में मिलते हैं। और अंत में आते हैं एकल संसाधन, जो पूरी दुनिया में बस 1 या 2 जगह ही पाए जाते हैं। इसका सबसे शानदार उदाहरण है क्रायोलाइट, जो हमारी पूरी धरती पर केवल ग्रीनलैंड में ही मिलता है। संसाधनों के इन प्रकारों को डिकोड करने के बाद अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, संसाधन नियोजन और संरक्षण। पिछले 100 वर्षों में विज्ञान के विकास और जनसंख्या विस्फोट के कारण हमने संसाधनों का बेतहाशा इस्तेमाल किया है। एक बहुत ही गंभीर सच्चाई ये है कि मानव की जरूरतें असीमित हैं, लेकिन हमारे संसाधन सख्ती से सीमित हैं। तो उपाय क्या है? संरक्षण। और ध्यान रहे, संरक्षण का मतलब संसाधनों को तिजोरी में बंद करना या उनका उपयोग न करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उनका तर्कसंगत और साइंटिफिक तरीके से इस्तेमाल करना है। जो आसानी से उपलब्ध है उसे भविष्य के लिए बचाना होगा। लिमिटेड संसाधनों के तकनीकी विकल्प तलाशने होंगे। और सबसे अहम बात, संरक्षण के लिए सख्त कानून बनाने के साथ साथ जमीनी स्तर पर व्यापक जागरूकता फैलानी होगी। भाग 3, मृदा निर्माण की प्रक्रिया। संसाधनों को बचाने की इस चर्चा के बाद अब पृथ्वी के उस सबसे महत्वपूर्ण संसाधन पर फोकस करते हैं जो हमें भोजन देता है। मिट्टी हमारी पृथ्वी के क्रस्ट की सबसे ऊपरी पतली सी परत होती है, लेकिन इसके बनने की प्रक्रिया इतनी लंबी और जटिल है कि इसमें हजारों साल लग जाते हैं। ये एक तरह की रेसिपी है। सबसे पहले मूल चट्टानों का क्षरण होता है, जिससे वे टूटकर छोटे छोटे कणों में बदल जाती है। फिर उसमें पेड़ पौधों और कीड़े मकोड़ों के सड़ने गलने से बना जैविक अंश मिलता है, जिसे ह्यूमस कहा जाता है। इसके साथ ही नमी और हवा का मिश्रण होता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया पर जलवायु का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक ही प्रकार की चट्टान अलग अलग जलवायु वाले क्षेत्रों में हजारों सालों बाद बिल्कुल अलग अलग प्रकार की मिट्टी तैयार कर देती है। और इसी से हम आते हैं भाग 4 पर, भारत की प्रमुख मिट्टियां। ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे अहम हिस्सा है, जहां हर एक मिट्टी को बहुत विस्तार से समझा जाएगा। जरा इस नक्शे पर गौर करें। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR
ने भारत की मिट्टी को 8 मुख्य प्रकारों में बांटा है। हमारे उपमहाद्वीप में भौगोलिक विविधता इतनी अधिक है कि कश्मीर के पहाड़ों से लेकर दक्षिण के तटीय इलाकों तक और गुजरात के रेगिस्तान से लेकर पूर्वोत्तर के जंगलों तक मिट्टी का रंग और रूप पूरी तरह बदल जाता है। तो चलिए एक एक करके इन 8 प्रकारों का गहराई से अध्ययन करते हैं। शुरुआत करते हैं जलोढ़ मिट्टी या एलुवियल सॉइल से। ये भारत की सबसे प्रमुख मिट्टी है जो देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 43% हिस्से पर फैली है। पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी से लेकर पश्चिम में सतलुज तक के उत्तरी मैदान इसी से बने हैं। इसका निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेपों यानी डिपोजिशन से होता है। इसमें पोटाश और फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में मिलता है। गेहूं, धान और गन्ना जैसी फसलों की बम्पर पैदावार के लिए ये मिट्टी सचमुच किसी वरदान से कम नहीं है। दूसरे नंबर पर आती है लाल मिट्टी। ये भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा कवर करती है और दक्षिण में तमिलनाडु से लेकर उत्तर में बुंदेलखंड तक फैली है। अब सवाल है कि इसका ये चटक लाल रंग क्यों है? इसका कारण है इसमें मौजूद फेरिक ऑक्साइड। और एक बहुत ही मजेदार तथ्य ये है कि जब इस मिट्टी में गहराई तक जाते हैं तो ये पीले रंग की निकलने लगती है। भले ही इसमें मैग्नीशियम और नाइट्रोजन की कमी हो, लेकिन बाजरा, मूंगफली और कपास की खेती के लिए ये बहुत उपयोगी मानी जाती है। तीसरे नंबर पर है काली मिट्टी, जिसे स्थानीय भाषा में लोग रेगर भी कहते हैं। ये भारत के 15% हिस्से में पाई जाती है। चूंकि इसका निर्माण दक्कन के लावा से हुआ है, इसलिए इसे ज्वालामुखीय मूल का माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह नमी को लंबे समय तक बनाए रखने में मास्टर है। जब ये सूखती है तो इसमें गहरी दरारें या फिशर्स पड़ जाते हैं। कपास उगाने के लिए यह मिट्टी इतनी उत्तम है कि इसे अक्सर काली कपास मिट्टी के नाम से ही पुकारा जाता है। चौथी है लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट शब्द लैटिन भाषा के लेटर से बना है, जिसका मतलब होता है ईट। भारी बारिश वाले इलाकों में इसके पोषक तत्व बह जाते हैं, जिससे ये कम उपजाऊ रह जाती है। गीली होने पर ये मक्खन जैसी मुलायम लगती है और सूखने पर पत्थर जैसी सख्त हो जाती है। खाद डालने पर इसमें मुख्य रूप से कॉफी और काजू उगाए जाते हैं। पांचवी है मरुस्थलीय मिट्टी, जो राजस्थान और गुजरात के शुष्क इलाकों में पाई जाती है। यह रेतीली होती है और इसमें घुलनशील खनिजों की मात्रा अधिक होती है। अगर सही सिंचाई की सुविधा मिले तो इसमें भी बाजरा और ज्वार उगाया जा सकता है। बाकी 3 मिट्टियों को भी पूरा कर लेते हैं। छठी है पर्वतीय मिट्टी, जो हिमालय की घाटियों में 2700 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर मिलती है और इसकी परत बहुत पतली होती है। 7वीं है वन मृदा या फॉरेस्ट सॉइल, जो 3000 से 3100 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। पेड़ों के झड़ी हुए पत्तों के सड़ने से इसमें ह्यूमस बहुत अधिक मात्रा में होता है। और 8वीं तथा अंतिम है दलदली या पीटी मिट्टी। अत्यधिक नमी वाले क्षेत्रों में जैविक तत्वों के जमा होने से ये बनती है। बारिश के मौसम में ये मिट्टी पानी में डूब जाती है और पानी कम होने पर इसमें धान की खेती की जाती है। भाग 5, मृदा अपरदन के कारण। मिट्टी की इस खूबी और विविधता को समझने के बाद अब एक बेहद गंभीर संकट की बात करनी होगी। ये एक ऐसा खतरा है जो सीधे हमारे भविष्य पर प्रहार कर रहा है। भूमि पर दिखने वाली ये गहरी दरारें और कटी हुई जमीन कोई प्राकृतिक सौंदर्य नहीं है, बल्कि ये मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजन का भयानक रूप है। अपरदन का सीधा सा मतलब है भूमि के कणों का हवा या पानी की गति के कारण एक जगह से दूसरी जगह बह जाना। जिस ऊपरी परत को बनाने में प्रकृति को हजारों साल लगते हैं, उसे तेज बारिश या आंधी महज कुछ ही घंटों या दिनों में हमेशा के लिए बहा ले जाती है। आखिर इस तबाही के मुख्य कारण क्या हैं? पहला कारण है मूसलाधार बारिश और तूफानी हवाएं, जो सतह के कणों को सीधे उड़ा या बहा ले जाती हैं। दूसरा बड़ा कारण है अनियंत्रित चराई। जब जानवर किसी जमीन पर अत्यधिक चरते हैं तो मिट्टी को बांधे रखने वाली घास की जड़ें खत्म हो जाती हैं और जमीन ढीली पड़ जाती है। अगर ये ऊपरी परत इसी तरह नष्ट होती रही तो कृषि उत्पादन गंभीर रूप से गिर जाएगा और हमें एक भारी खाद्य संकट का सामना करना पड़ सकता है। भाग 6, मृदा संरक्षण के अचूक उपाय। समस्या बहुत गंभीर है, लेकिन समाधान हमारे पास मौजूद हैं। इसलिए इस विश्लेषण के अंतिम भाग में संरक्षण के तरीकों को समझते हैं।
मृदा संरक्षण का एक अत्यंत प्रभावी तरीका है चेक डैम बनाना। जब छोटी नदियों या धाराओं के बीच में इस तरह की रुकावटें या छोटे बांध बनाए जाते हैं तो पानी के बहने की गति अचानक धीमी हो जाती है। पानी की गति धीमी होने का सीधा मतलब ये है कि उसके साथ बहने वाले मिट्टी के कण वहीं रुक जाते हैं और जमीन का कटाव बच जाता है। आइए देखते हैं कि सीढ़ीदार खेती कैसे काम करती है। एक सामान्य ढलान पर पानी बहुत तेजी से नीचे बहता है और अपने साथ पूरी मिट्टी बहा ले जाता है। लेकिन इसके विपरीत जब ढलान को सीढ़ियों या टेरेस में बदल दिया जाता है तो पानी का बहाव टूट जाता है। पानी धीरे धीरे रुककर आगे बढ़ता है, जिससे उसे जमीन के अंदर रिसने का समय मिल जाता है। इससे न सिर्फ मिट्टी का कटाव रुकता है बल्कि हमारा भूजल स्तर भी रिचार्ज हो जाता है। इनके अलावा कुछ और जरूरी उपाय भी हैं जिन्हें जमीनी स्तर पर लागू करना होगा। पहला, ढलान वाले क्षेत्रों में समोच्च रेखीय यानी कांटूर मेथड से वृक्षारोपण करना। दूसरा, खाली पड़ी बंजर जमीनों और घाटियों में भारी मात्रा में पेड़ लगाना। पेड़ों की जड़ें मिट्टी के कणों को किसी जाल की तरह मजबूती से जकड़े रखती हैं। रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कतारों में पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही पशुओं की चराई पर रोक लगानी होगी और जो मिट्टी अपनी उर्वरता खो चुकी है उसमें ह्यूमस या जैविक खाद मिलाना बेहद आवश्यक कदम है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण को एक बहुत ही अहम सवाल के साथ खत्म करते हैं। जाहिर है मृदा संरक्षण आज की सबसे बड़ी जरूरत है और इसके लिए सिर्फ सरकार नहीं बल्कि समाज और हर एक नागरिक को मिलकर काम करना होगा। ये पृथ्वी की वो खामोश परत है जो हमें जीवन देती है। तो आज ही से ऐसे कौन से कदम उठाए जा सकते हैं जिससे आने वाले कल के लिए इस जीवनदायिनी मिट्टी को बचाया जा सके? ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर हम सबको गंभीरता से विचार करना चाहिए। आज के इस विश्लेषणात्मक सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले विश्लेषण में एक नए और रोचक विषय के साथ।